हेलो साथियों, स्वागत है आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट आल क्लासेस पे। जैसा कि आपसे इसके पहले क्लास में हमने आप चर्चा की थी, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा जो था, जो स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बारे में हम आपको एक एक करके पॉइंट सारी चीज़ें जानकारी बताई थी। आज सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा के जो आगे का जो है मोहनजोदड़ो दूसरा जो नगर है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो आपका है मोहनजोदड़ो, यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। जैसे आपका हड़प्पा स्थल था, उसी तरीके से मोहनजोदड़ो। हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो दो बड़े प्रमुख नगर जो थे, वो एक हड़प्पा था और दूसरा मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में सारी जानकारी दे दी थी। आज जो है, जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो मोहनजोदड़ो के अंतर्गत करने जा रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी में भी, और बीए की जो भी क्लास है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें भी ये सिलेबस है, उसमें से क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या उपलब्धियां मिली हैं और कहाँ पे स्थित है, इसकी खोज कब हुई। तो आइए हम जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा है मोहनजोदड़ो, और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है, इसको मृतकों का टीला भी कहा गया है। हमने लिख दिया है, आपके आगे लिखा है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और इसका जो समय है वो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो समय है मृतकों का टीला है, इसे 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखते हैं आगे, नंबर 1 पॉइंट पे लिखा है यहाँ पे, इसका उत्खनन कार्य इसका उत्खनन कार्य राखाल दास बनर्जी ने 1922 में कराया था। ठीक है, जैसा कि हड़प्पा का हमने बताया था कि 1921 में दयाराम साहनी ने कराया था, लेकिन इसका जो उत्खनन कार्य है वो आपका राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में कराया था। ठीक है, ये नंबर 1 आपका क्लियर है। देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। तो नंबर 2 पे लिखा हुआ है लड़काना जिला। ठीक है, ये पाकिस्तान में पड़ता है आपका लड़काना जिला। लड़काना जिला पाकिस्तान में स्थित है। जो आपका हड़प्पा वो भी पाकिस्तान में पड़ता है, वो भी हमने आपको बताई थी सारी जानकारी। ये भी जो है लड़काना जिला, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, उसके आगे लिखा है हड़प्पा से। जो हड़प्पा है, हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर है। जो मोहनजोदड़ो ये नगर था, वो 483 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये 483 किलोमीटर दूर, ठीक है, हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये नंबर 2 पॉइंट क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल स्नानागार है। यहाँ का भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल स्नानागार है, जिसकी माप यहाँ पे लिखी हुई है 39 × 23 × 8 फीट। ये फीट में आपकी माप दी हुई है। जो स्नानागार है मोहनजोदड़ो का, इसकी फीट में माप दी है 39 × 23 × 8 फीट में है। और अगर हम इसके मीटर में देखते हैं, तो मीटर में इसकी अगर माप हम देखते हैं तो 11.88 × 7.01 और × 2.43 मीटर में। अगर फीट में देखते हैं तो 39 × 23 × 8 फीट है। अगर मीटर में देखते हैं तो 11.88 × 7.01 × 2.43 मीटर। कहने का मतलब ये है कि जब प्रश्न आता है तो उसमें कभी फीट में प्रश्न आ जाता है, कभी मीटर में आ जाता है। तो दोनों आपको ये याद रखने हैं, जो भी आता है उसको आप तुरंत सही कर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए हमने दोनों की मीटर में भी और फीट में माप हमने लिख दी है, बता भी दिया है। ठीक है, आगे हम 4 नंबर पे देखते हैं। लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। जो वहाँ की प्राप्ति है, जो उपलब्धि मिली है, तो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत जो है वो अन्नागार है। ठीक है, जिसकी माप हड़प्पा से मिले अन्नागार के बराबर, क्योंकि हमने बताया था कि हड़प्पा में भी अन्नागार मिला था। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो भी अन्नागार है, यहाँ का भी सबसे बड़ी इमारत मानी गई है। ठीक है,
उसके नीचे अगला हम पॉइंट देखते हैं 5 नंबर का। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ कुंभाकार के 6 भट्ठों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, यहाँ कुंभाकार के 6 भट्ठों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये नंबर 5 पे है। उसके आगे हम देखते हैं यहाँ पे किन किन मूर्तियों की प्राप्ति हुई है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं कांसे की मूर्ति का, सबसे पहले कांसे की नर्तकी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी कांसे की नर्तकी। कई बार टीजीटी के प्रश्न में पूछे भी गए हैं, जब भी पेपर हुआ है ज़्यादातर ये प्रश्न आया भी है। तो उसको हम देख लेते हैं। कांसे की नर्तकी जो है ये 2500 ईसा पूर्व की है मानी जाती। कभी समय भी पूछ लेते हैं कितने ईसा पूर्व पहले की है, तो ये 2500 ईसा पूर्व की है। और कितने सेंटीमीटर में है, तो ये 9 सेंटीमीटर की। माप में अगर पूछी जाती है तो 9 सेंटीमीटर की। अगर इंच में पूछ लेता है तो ये 4.5 इंच की है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा कि कितने ईसा पूर्व की है पहले की है, और कितने सेंटीमीटर में है, और कितने इंच की है। तो 2500 ईसा पूर्व की है, 9 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में आता तो 9 सेंटीमीटर आएगा, अगर इंच में आता है तो 4.5 इंच आएगा। ठीक है, उसके आगे कभी पूछ लेते हैं कि ये कहाँ पे संग्रहित है, तो वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके अंतर्गत इसके पॉइंट भी कुछ बताए गए हैं। क्या है, इस मूर्ति में लय व गति का अद्भुत समावेश है। ठीक है, लय व गति का अद्भुत समावेश है। ठीक है, ये नंबर 1 पे इसकी बताई गई है कि इस मूर्ति में लय व गति का अद्भुत समावेश है। उसके आगे हम देखते हैं दूसरी जो प्राप्ति हुई यहाँ से, कौन सी प्रतिमा प्राप्त हुई मूर्ति, वो है आपकी पुजारी की प्रतिमा। ठीक है, अब पुजारी की प्रतिमा जो है वो किस चीज़ से, हाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कांसे की नर्तकी, याद रखिए कांसे की बनी हुई है। ये नर्तकी जो है ये कांस्य निर्मित है। ठीक है, ये इसमें हमने आप बताया नहीं आपको, वो जो आपकी नर्तकी है ये कांस्य निर्मित है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं पुजारी की प्रतिमा। अब पुजारी की प्रतिमा बनी कहाँ से है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये सफ़ेद चूना पत्थर की बनी हुई है। पुजारी की जो प्रतिमा है ये सफ़ेद चूना पत्थर की बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसकी माप कितनी है। तो इसकी लंबाई 18x11 चौड़ाई है, और मोटाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये त्रिआयामी में आता है क्योंकि मूर्ति जो होती है त्रिआयामी में रहती है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई यानी 18x11 × 8 सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है पुजारी की प्रतिमा में। तो नंबर 1 पे विशेषता इसकी है कि योगी की मूछें नहीं है। ठीक है, जो योगी की प्रतिमा है उसकी मूछें नहीं है। दूसरे नंबर पर दिया गया है दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। ठीक है, उसके अगला पॉइंट दिया गया है तीसरे नंबर पे, मस्तक पर गोल अलंकरण है। ठीक है, नंबर 4 पे हम देखते हैं, नंबर 4 पे है यह बाएं कंधे को ढकते हुए त्रिफला छाप वाली साल ओढ़े हुए हैं। ठीक है, जब आप कभी इस प्रतिमा को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन जो विशेषताएं आपको हम बता रहे हैं ये याद रखिएगा कि यह बाएं कंधे को ढकते हुए त्रिफला छाप वाली साल ओढ़े हुए हैं। ठीक है, और 5वां पॉइंट जो इसका है वो लिखा हुआ है कि नेत्र अधखुले हैं। ठीक है, ये जो 5 विशेषताएं ये मुख्य रूप से पुजारी की प्रतिमा में पाई गई हैं। बाकी और विशेषताएं हैं लेकिन ये 5 मुख्य रूप से विशेषताएं मौखिक हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, इसलिए इसको प्राथमिकता दी गई है। तो ये याद रखिएगा पुजारी की प्रतिमा में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और किस माध्यम में बनी हुई है, यानी कि सफ़ेद चूना पत्थर में बनी। माप और माध्यम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारी है यहाँ पे मदर गार्डेज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी मदर गार्डेज यानी जिसको हम माता देवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम है एक ही है, मदर गार्डेज या माता देवी। कभी मदर गार्डेज आ जाता है, कभी माता देवी, ये दोनों नाम एक ही हैं। ठीक है, अब इसका माध्यम क्या है, यानी कि टेराकोटा। ठीक है, माप इसकी कितनी है, तो 22x8x5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 22x8x5 सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, क्या इसकी विशेषताएं। तो यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे लिखा हुआ है सिर पर पंखेनुमा आकार की टोपी है। ठीक है, सिर पर पंखेनुमा आकार की टोपी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दायां हाथ टूटा हुआ है, जैसे वहाँ खुदाई हुई जैसे वो मिली उस तरीके से इसकी विशेषताएं बताई गई हैं कि दायां हाथ टूटा हुआ है। तीसरा नंबर पर लिखा गर्दन में ताबीज़ धारण की है। ठीक है,
जो मदर गार्ड है यानी माता देवी की प्रतिमा जो मिली है, उस गर्दन, वहाँ की तीसरी विशेषता है कि गर्दन में ताबीज धारण किए तथा अर्ध वस्त्र पहने दर्शाई गई। तो ये मदर गार्ड जो माता देवी की प्रतिमा वहाँ से प्राप्त हुई है, टेराकोटा में बनी हुई। इसकी माप हमने आपको बता दी, 22x8x5 सेंटीमीटर है। और ये 5 जो आपकी चारों विशेषताएं हैं, ये इसकी विशेषताएं, सिर पर पंखे नुमा आकार की टोपी है, दायां हाथ टूटा हुआ है, गर्दन में ताबीज धारण किए है और अर्ध वस्त्र पहने दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये आपकी इतनी हो गई आपकी विशेषताएं इसमें। अब हम उसके आगे देख लेते हैं कि और वहाँ से क्या अवशेष मिले हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो आगे आपका जो है बुल, ठीक है, आगे आपका यानी कि बुल, जिसको हम सांड भी कहते हैं। ठीक है, कभी इंग्लिश में पूछ लेते हैं, कभी हिंदी में भी आ जाता है बुल या सांड, दोनों वर्ड आपको लिखे मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बुल भी आ सकता है, कभी सांड भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। और इसका जो माध्यम है, इसका भी माध्यम टेराकोटा रहेगा। अब इसकी माप भी देख लेते हैं। माप इसकी जो है आपकी 2.5 गुणे 2.5 गुणे 1.4 सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में आपको हमने बता दी, 2.5 गुणे 2.5 गुणे 1.4 सेंटीमीटर में। इसकी ज़्यादातर माप और माध्यम ही पूछा जाता है, तो ज़्यादा इसकी विशेषताएं तो नहीं बताई जाती, ना तो पूछी जाती है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि इसका माध्यम जो टेराकोटा है और माप इसकी 2.5 गुणे 2.5 गुणे 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कौन सी अवशेष वहाँ से मिला है। तो इसका अवशेष आगे का मिला हुआ है पशुपति मोहर। ठीक है, यहाँ पे ये पशुपति मोहर है। तो पशुपति मोहर की जो माप है वो हम पहले देख लेते हैं, कितनी माप है इसकी। तो इसकी माप है 3.4 गुणे 3.4 गुणे 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माप बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, माप को कतई मत भूलिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा किसी रजिस्टर पे, तो आपको आसानी रहेगी, बार बार देखना नहीं पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके आगे हम इसकी विशेषताएं देखते हैं पशुपति मोहर की, ये मुख्य रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं नंबर 1 पे कि इस मोहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया है। जो पशुपति की मोहर है उसमें क्या है कि इस मोहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया है, जो संभवतः शिव या पशुपति है। और शिव सभी लोग जानते हो, पशुपति क्या है वो हम अभी बता देंगे कि क्या है पशुपति। जो संभवतः शिव या पशुपति है, ये पहला पॉइंट विशेषता बताई गई। दूसरा विशेषता क्या है इसकी कि यह मोहर संभवतः सिंधु काल में धर्म पर प्रकाश डाल रही है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इसके क्लियर हो गए। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं, इसका तीसरा नंबर का। तो लिखा हुआ है कांसे की 2 पहिए वाली 3 बैल गाड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। मतलब मोहनजोदड़ो से कांसे की 2 पहिए वाली 3 बैल गाड़ियां भी प्राप्त हुई हैं। अब उसके आगे चौथा नंबर हम पॉइंट देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। लिखा है मोहनजोदड़ो में मात देवी की पूजा होती थी। उस समय जो मोहनजोदड़ो था, उसके जो नगर में जो देवी थी, वो माता देवी के नाम से वहाँ की पूजा की जाती थी। ठीक है, ये चौथे नंबर में क्लियर कर दिया गया है। उसके हम आगे देख लेते हैं। 5वें नंबर पे लिखा हुआ है मापने के लिए सीप का पैमाना प्रयोग किया जाता है या प्रयोग किया गया है। ठीक है, सीप सभी लोग जानते हो, समुद्र के किनारे जो भी होते थे उनको बनाया, उनको घिस करके जिस तरीके से वो लोग यूज करते थे, उस सीप का पैमाना जो है उसको बना करके उसको प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो ये मापने के लिए सीप का पैमाना प्रयोग किया गया है। उसके आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वास्तिक का प्रयोग मोहनजोदड़ो में पशुपति की मोहर पर छपी है। ठीक है, जो मोहर थी वहाँ की, ठीक है, उस पशुपति की मोहर पर स्वास्तिक का निशान सभी लोग जानते हो कि जो इस तरीके से बना होता है। ठीक है, जो इस तरीके से बना होता है वो स्वास्तिक का निशान, ठीक है, वो पशुपति की मोहर पर छपी है। और हमने बताया था कि शिव तो सभी लोग जानते हो ये यहाँ पे, लेकिन पशुपति का अर्थ क्या होता है यहाँ पे हमने लिख दिया है कि पशुओं का राजा होता है, उसे हम पशुपति बोलते हैं। ठीक है, जो पशुओं का राजा होता है उसे हम पशुपति नाम देते हैं। ठीक है, अब उसके आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे पुरोहित आवास, यहाँ पे देखते हैं तो लिखा हुआ है पुरोहित आवास। ठीक है, यहाँ पे पुरोहित आवास है। अब इसके अंतर्गत ये जो अवशेष मिला है उसके अंतर्गत क्या क्या मिला है, क्या क्या इसकी विशेषताएं वो हम देखते हैं। स्नानागार नंबर 1 पे लिखा हुआ है स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.01 गुणे
23.17 मीटर, ठीक है, के आकार में विशाल भवन के अवशेष मिले, ठीक है। स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.01 गुणे 23.17 यानी 17 मीटर के आकार में विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। ये नंबर 1 पे क्लियर किया गया है। आवास, जहाँ पे पुरोहित आवास थे उसके उत्तर पूर्व में ये क्लियर कर दिया गया कि वहाँ विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। उसके आगे हम नंबर 2 पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि इसमें 10 मीटर का वर्गाकार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 10 मीटर का वर्गाकार प्रांगण तथा 3 बरामदे तथा कई कमरे भी बने हैं, ठीक है। 10 मीटर के वर्गाकार प्रांगण तथा 3 बरामदे और तथा कई कमरे भी बने हैं। इसी प्रांगण में 3 बरामदे भी, बरामदे के अंतर्गत जो भी 10 मीटर का वर्गाकार है उसमें 3 कमरे भी बने हुए हैं। ये नंबर 2 में क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि सभा भवन दुर्ग के दक्षिण की ओर 27 मीटर के आकार का एक भवन मिला है। सभा भवन दुर्ग के दक्षिण की ओर, जो दक्षिण की दिशा है उसकी ओर 27 मीटर के आकार का एक भवन मिला है जिसे सभा भवन कहते हैं, ठीक है। ये अगला पॉइंट में क्लियर कर दिया गया है। अब आगे का हम, यहाँ तक तो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जो अवशेष मिले हैं वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं कि इसके अंतर्गत क्या इसकी विशेषताएं हैं। अब हम नोट में देख लेते हैं क्या इसकी नोट में क्या लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी में कुछ ताम्र मुद्राएं मिली, ठीक है, जो तांबे की बनती थी उनको ताम्र मुद्राएं बोलते थे। सिंधु घाटी में कुछ ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं, ठीक है, जिन पर पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है, ठीक है, जिन पर पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है, ठीक है। और उसकी माप क्या है वो हम बता देते हैं, जिसकी माप 1.2 गुणे 0.5 गुणे 1.5 इंच है, ठीक है। ये माप जो आपकी है 1.2 गुणे 0.5 गुणे 1.5 इंच है। ये सिंधु घाटी की जो ताम्र मुद्राएं थीं जिसमें पशुओं की आकृति उत्कीर्ण थी उसकी माप है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं अवशेष और माप और माध्यम जो हैं ये मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आती हैं, जो मोहनजोदड़ो से मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं। तो उनके बारे में हम आपको एक एक करके हमने चर्चा कर दी, ठीक है। इसके अलावा जहाँ तक है, अगर कोई प्रश्न आता है कहीं से तो वो आगे वाली हम आने वाली क्लास में बता देंगे। अगर ऐसा तो नहीं है कोई हमने ऐसे छोड़ा नहीं है, बाकी हमने सारी चीज़ें आपको, बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए जिससे लोगों को भी इस सब्जेक्ट का, विषय का लाभ मिल सके। और अपने सहपाठियों, जो भी आपके घर में जो तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए और जुड़वाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए जिससे कि थोड़ा और लोग जुड़ें, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़े, ठीक है। आने वाली अगली वीडियो में आपको हम अच्छे से नए टॉपिक पे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको सभी को राधे राधे।